Hello everyone, student. Our next topic is heating effect of current. बच्चों, हीटिंग इफेक्ट क्या है? देखो कि हम देखते हैं कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट हमने सभी कंडक्टर्स को क्या होते देखा है, गर्म होते देखा है, हीट होते देखा है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ हीटिंग ए कंडक्टर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट के पास होने पर किसी कंडक्टर का गर्म हो जाना, ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। इसको जूल इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि इसका काज क्या है? काज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट कि हीटिंग इफेक्ट का काज क्या है, कारण क्या है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर में लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लैटिस साइड के जो एटम होते हैं उन पे अपने मूवमेंट को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपने मूवमेंट को ट्रांसफर करते हैं। जब मूवमेंट को लेटिस साइड के एटम पे ये इलेक्ट्रॉन अपने मूवमेंट को ट्रांसफर करेंगे, जो कि क्या कर रहा है? जो वाइब्रेट कर रहा है। जो क्या कर रहा है? वाइब्रेट। तो यानी कि उसकी जो वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या कर जाती है? वो इंक्रीज कर जाती है। वो क्या कर जाती है? इंक्रीज। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। क्या इंक्रीज होता है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? हीट बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? हीट। तो यानी कि काज ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है? लेटिस साइड के एटम की वाइब्रेशंस की काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना। किसके कारण? कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं कॉन्टिन्यूस से, तो यानी कि हीट क्या हो जाती है? कंडक्टर में प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, तो एक्सपेंशन हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे कि किस प्रकार से हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया कि यहाँ पे ये कोई कंडक्टर है और यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया, और जब सेल लगाया तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर के वो क्या करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी की तरफ मूव करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है। तो कितना चार्ज मूव कर रहा है? तो डिपेंड करता है कितने टाइम में, टाइम कितना चला है। तो यानी कि क्यू इंटू में टी। ठीक है, अगर बात करें हम चार्ज की तो आई इंटू में टी। ठीक है, आई इंटू में टी। यानी कि हमें पता है कि करंट किसके बराबर होता है? करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यानी क्या किसके बराबर हो जाएगा? करंट इंटू में टाइम। कि कितना टाइम, कितना करंट कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब हम किसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? यहाँ पे चार्ज की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो चार्ज की मैग्नीट्यूड निकाल ली हमने। हमने क्या निकालना है? कि जितने भी मतलब हमें पता जो भी एनर्जी होती है, हीट भी क्या है? एनर्जी की फॉर्म में। तो यानी कि जितनी भी एनर्जी होती है वो सब क्या होते हैं? वर्क ही तो होते हैं। तो इसका मतलब हम क्या निकाल लें? वर्क निकाल लें। किस, कौन कर रहा है वर्क? अप्लाइड पोटेंशियल। तो यानी कि पोटेंशियल किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। तो यानी कि क्या हो जाएगा? इंटू में चार्ज। तो वर्क किसके बराबर होता है? पोटेंशियल इंटू में चार्ज। यानी कि वर्क पोटेंशियल किसके बराबर होता है? पोटेंशियल v, और चार्ज किसके बराबर है? आई इंटू में टी। ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट कि v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आई आर के। तो यानी कि वर्क किसके बराबर हो जाएगा? आई पहले से एक आई स्क्वायर आर, और साथ में क्या आ जाएगा? टी। ये जो टी है ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? टाइम। ठीक है, ये जो टी है कैपिटल टी, ये क्या है? टाइम। ओके, आई क्या है? करंट, आर क्या है? रजिस्टर, और टी क्या है? टाइम। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये वर्क आया, और ये वर्क ही किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? हीट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि ये जो वर्क होता है यही किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? हीट की फॉर्म में इनसाइड द कंडक्टर, इस प्रकार से। और जो हीट होता है ये वर्क, ये वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो अगर हम बात करें कि हमने वैसे तो ऐसा यूनिट सिस्टम में सभी मतलब हमने क्या बनाने की कोशिश कर रखी है? हमने एक जैसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रखी है। ठीक है, यूनिफिकेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर कन्वर्ट कर दे हम कैलोरी में, तो वैसे हीट की एनर्जी की जो यूनिट होती है कैलोरी होती है, लेकिन हमने इनको कन्वर्ट कर रखा है, कन्वर्जन कर रखा है। तो इसका मतलब कि जो हीट है उसको कैलोरी में अगर लिखना होगा तो आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे 4.2 या फिर 1.8 से डिवाइड कर देंगे, ये किस में बदल जाएगा? कैलोरी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? कैलोरी। ठीक है, कैलोरी में। इस प्रकार से ये हीट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या निकाला हमने कि
कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, कंडक्टर के रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा और टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना करंट ज्यादा होगा उतना ही हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जितना ही टाइम ज्यादा चलेगा करंट उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, अब इससे आगे है बच्चों कि अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, ठीक है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। जो कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर क्या होती है, वर्क बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे पावर कौन सी है, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं हम, किसकी, मैकेनिकल पावर की नहीं, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। तो यानी कि रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट बाय अप्लाइड पोटेंशियल। बाय अप्लाइड पोटेंशियल, जो अप्लाइड पोटेंशियल वो करंट को मेंटेन करने में, ठीक है, मेंटेन करने में जो उसके वर्क की रेट है उसी को क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वर्क किसके बराबर था, अभी अभी निकाला हमने, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, डिवाइड में क्या जाएगा, एक टी, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर इसकी वैल्यू दोबारा लिखी जाए तो P इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, वी आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। आई की वैल्यू अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई के बराबर आ जाएगा इस प्रकार से। ओके, तो पावर किसके बराबर है, P इज इक्वल टू वी आई। वी क्या है, पोटेंशियल, आई क्या है, करंट। अगर एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट। क्या होती है, वाट, ठीक है। तो यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर, ठीक है, 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर। तो अगर कोई हमसे पूछे कि डिफाइन 1 वोल्ट, अगर डिफाइन करना 1 वाट पावर को, देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो ऑन अप्लाइड 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यानी कि जो इनका प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 वाट पावर के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, अब इससे आगे अगर बात की जाए कि भाई अगर कमर्शियल यूनिट की बात करें तो कमर्शियल यूनिट जो है, ठीक है, यूनिट है पावर की, वो क्या होती है, हॉर्स पावर, ठीक है। क्या होती है, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर जो है इसको एचपी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एचपी, और 1 एचपी 476 वाट के बराबर होता है, ठीक है, सॉरी 746 वाट के क्या होता है, बराबर 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। ओके, इससे आगे जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, देखो टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, टोटल वर्क डन, ठीक है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट बाय अप्लाइड पोटेंशियल। कि टोटल वर्क कितना किया, तो हमें पता है टोटल वर्क किसके बराबर होता है, टोटल वर्क किसके बराबर हो जाएगा, पावर इनटू में टाइम के बराबर हो जाएगा, पावर इनटू में टाइम के क्या हो जाएगा, बराबर। तो हमारी पावर इनटू में टाइम, पावर क्या होता है, वी आई, तो यानी क्या हो जाएगा, वी आई इनटू में ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो वर्क किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया इस प्रकार से, ठीक है। अगर वर्क की एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट वर्क की क्या होती है, जूल ही होती है। क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। और अगर हम इक्विवेलेंट यूनिट की बात करें तो यहां से क्या हो सकता है, देखो कि अगर वर्क की यहां से पावर की इक्विवेलेंट यूनिट अगर वाट सेकंड भी हो सकता है, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू वाट सेकंड, वाट सेकंड, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अगर बात की जाए कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है वो किलो वाट आवर होती है। क्या होती है, किलो वाट हावर, ठीक है, वाट हावर। तो किलो वाट हावर किसके बराबर, देखो किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है, वाट का मतलब वाट ही होता है, और हावर, हावर ऐसा यूनिट नहीं है टाइम की, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे यानी कि सेकंड। तो यानी कि 3600 सेकंड होती हैं किसमें, 1 आवर में। तो इसका मतलब कि 2 पावर ये 3, ये अगर डेसिमल लगाना चाहे तो 1.6 इंटू में 10 पावर 6 वाट सेकंड, वाट सेकंड। हमारे पास ये रिलेशन आ गया, 1 किलोवाट हावर की वैल्यू आई 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट सेकंड, और वाट सेकंड के इक्वल क्या लिख सकते हैं, जूल। तो यानी कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलो वाट हावर की वैल्यू 3.6 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगी,
6 जूल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, जूल। इस प्रकार से हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इससे आगे टॉपिक है बच्चों हमारा कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, एप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है वो इस प्रकार से हमारा होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट, इस प्रकार से टंगस्टन फिलामेंट होता है। और टंगस्टन की खास बात क्या होती है बच्चों कि टंगस्टन फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस, और हाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े टेम्परेचर पे भी क्या नहीं करता है, टंगस्टन मेल्ट नहीं करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा हाई रेजिस्टेंस के कारण, हीट का फार्मूला है आई स्क्वायर आर टी, ज्यादा रेजिस्टेंस के कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हीट ज्यादा बनेगी और बल्ब स्टार्ट टू ग्लो, बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो याद रखना टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई क्या होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट होता है। हमारे और भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ठीक है, उनको हम हाई हाई पावर डिवाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई पावर डिवाइस। हाई पावर डिवाइस कौन सी होती है, हाई पावर डिवाइस, तो यानी कि दीज आर द इलेक्ट्रिक अप्लायंस व्हिच ड्रॉ मोर करंट फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा करंट को ड्रॉ करते हैं, हाई करंट को ड्रॉ करने वाली जो अप्लायंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाई पावर डिवाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हाई पावर डिवाइस। तो हमारी जो हाई पावर डिवाइस है उनमें कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं, तो हाई पावर डिवाइस में देखें तो अगर बात करें हम हाई पावर में तो हमारी इलेक्ट्रिक प्रेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, मोटर है, मोटर है, इलेक्ट्रिक रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ये सभी हमारे क्या है, हाई पावर डिवाइस है, ठीक है। क्या है ये, हाई पावर डिवाइस। तो हाई पावर डिवाइस जो होती हैं, जैसे अगर बात करें इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक रोड, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इनका जो मटेरियल है, जो अलॉय है, जो यूज की जाती है बनाने के लिए, वो उसको वो होती है, वो अलॉय होती है निक्रोम, क्या होती है, निक्रोम, ठीक है। ओके, निक्रोम का यूज किया जाता है। तो निक्रोम को क्यों यूज किया जाता है, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो निक्रोम को किस लिए यूज किया जाता है बच्चों, इसलिए यूज किया जाता है कि निक्रोम का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या है, हाई है, वो क्या है, हाई है। और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है इसका, हाई है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है इसका, हाई है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या है, हाई है, किसका, निक्रोम्स का। तो निक्रोम्स का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इजीली ड्रॉ इन वायर, वायर आसानी से बनाई जा सकती है निक्रोम्स की, ठीक है। इसके अलावा नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर एट हाई टेम्परेचर, एयर में ऑक्सीडाइज भी नहीं होता। यही कारण है कि हाई पावर डिवाइसेस में किसका यूज किया जाता है, निक्रोम्स का यूज किया जाता है, निक्रोम्स अलॉय का यूज किया जाता है। ओके, अगर थोड़ा सा और आगे पढ़ें इसी सीरीज में हम, तो अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक फ्यूज की, ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्यूज जनरली टीन और लेड का बना होता है, ठीक है, जनरली टीन और लेड अलॉय का बना होता है। इसका क्या होता है कि इसका लो रेजिस्टेंस और सॉरी हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो बच्चों क्या होगा कि जैसे ही करंट की मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो जाए सर्किट में, ठीक है, या फिर घर में लोड बढ़ जाए, तो घर में लोड बढ़ जाएगा तो यानी कि लोड बढ़ने का मतलब ज्यादा अप्लायंस एक ही टाइम पे चला दें हम, तो लोड बढ़ेगा तो ज्यादा करंट को खींचेंगे, ज्यादा करंट को खींचेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि I इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, और जब हीट बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण फ्यूज क्या हो जाता है, हमारी किट में होता है, ठीक है, हमारे मेन स्विच के पास होता है, ये फ्यूज होता है इस प्रकार से। तो इसका मतलब फ्यूज क्या हो जाता है, हाई
हीट के कारण ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक। और ब्रेक होने से हमारी सप्लाई क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। जैसे हमारी सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वो क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। लेकिन बच्चों कुछ मूर्ख क्या करते हैं कि भाई बार बार फ्यूज ना लगाना पड़े, इसीलिए क्या लगा देते हैं? एक मोटी वायर लेके और क्या कर देते हैं? यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और बहुत सारे अप्लायंस को एक साथ ऑपरेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि फ्यूज तो जल नहीं पाता, और फ्यूज नहीं जलेगा तो प्रॉपर सप्लाई न मिलने के कारण वायर में हीटिंग हो जाएगी, पूरे घर में क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो हमें फ्यूज हमेशा थिन वायर का लगाना चाहिए और 3 और लेड का ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाउस को क्या करता है? सेफ रखता है, हमारे सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को क्या रखता है? सेफ रखता है। ठीक है, ओके। इसके अगर इससे आगे अगर बात करें कि भाई हमारे जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, उनको जब हम हीटिंग इफेक्ट पे जो वर्क करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, तो जो हमारी कनेक्टिंग वायर होती है, कनेक्टिंग वायर, ठीक है, जो कनेक्टिंग वायर होती है वो क्या नहीं होती? वो हीट नहीं होती है। वो हीट नहीं होती है। वो हीट क्यों नहीं होती जबकि इलेक्ट्रिक अप्लायंस इतना गर्म होता है? जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस है, क्योंकि क्या होता है कि जो कनेक्टिंग वायर होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। उसका जो रेजिस्टेंस होता है कनेक्टिंग वायर का, वो क्या होता है? लो होता है। और लो रेजिस्टेंस के कारण उसमें हीट भी क्या बनती है? कम बनती है। क्या बनती है? कम बनती है। क्यों? क्यों कम बनती है? क्योंकि हीट का फार्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर टी। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी क्या बनेगी? कम बनेगी। क्या बनेगी? कम बनेगी। ओके। अब इससे आगे कि लास्ट अगर इसमें बात की जाए बच्चों, तो हमारा क्या होता है कि अगर एफिशिएंसी की बात करें, हम किसकी बात करें? एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी निकालें किसी भी अप्लायंस की, तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, बाय इनपुट पावर। ओके, इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर का जो रेशियो होगा वो क्या करेंगे? वही एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी नॉट इज इक्वल टू 1, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, एफिशिएंसी किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की हमेशा क्या होगी? 1 से कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें किसी मोटर की, तो अगर किसी इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है, तो अगर मोटर की एफिशिएंसी निकालनी है तो उसमें क्या होता है? मोटर तो मैकेनिकल वर्क करती है, तो यानी कि मैकेनिकल वर्क मैकेनिकल वर्क बाय इनपुट सप्लाई। ठीक है, भाई हमने क्या मैकेनिकल वर्क कितना हुआ, सप्लाई कितनी दी थी, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी। ठीक है, इसके साथ साथ एक हमारे पास टॉपिक और है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का केस तो हमने बच्चों पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, तो उसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो जितना नियर बाई होगा या फिर जितना नजदीक होगा, तो हमें क्या मिलेगी? पावर मैक्सिमम मिलेगी। तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल लोड जो है उसका जो रेशियो है करंट का, वो नियरली अबाउट सेम हो, वो रेजिस्टेंस नियरली अबाउट इक्वल हो, तो हमें सप्लाई क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। क्या मिलेगी? मैक्सिमम। तो बच्चों हमने हीटिंग इफेक्ट की बहुत सारी चीजें यहाँ पे जानने की कोशिश की है, और आपके पास अभी बुक भी है, तो आप और भी डिटेल में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप बुक से रीड कर सकते हो। ठीक है, और बच्चों जैसा कि आपको पता है कि बुक में बहुत सारी चीजें और भी दी होती हैं, लेकिन बहुत कम समय में आपको रिवीजन करवाना होता है, चीजों के बारे में बताना होता है, उसके चलते हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई आपको मेन मेन सभी बातों के बारे में बता दिया जाए। ओके, अच्छे से तैयारी करो बेटा, पढ़ो। थैंक यू।